Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 2। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक भी पॉइंट मत छोड़ना इसका। ठीक है, एक तो क्या है कि ये जो बेसिक्स जो है ये आपके हर जगह काम आने वाले। आपकी क्लास के अलावा भी जो जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी इनके जो पॉइंट्स है वो सारे काम आएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें। ठीक है, और अगर जो भी कोई चीज़ आपको डाउट लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, ये हमें बेहतर बनाने में हमारी सहायता करेगा और जितना हम बेहतर बनेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट हम आपको दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि भाई देखो, अभी हमने पढ़ के आए हैं सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो क्या ये जो चीज़ें हैं अपने स्टेट को चेंज करती है, यानी कि अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन लाती है या नहीं लाती? तो इस सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब है, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो भाई मोमोज तो खाए होंगे आप लोगों ने, है ना। अभी मैंने नाम ले लिया, लॉकडाउन चल रहा है, वैसे ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मोमोज तो खा लिया होगा। तो मोमोज पकते किस पे हैं? तो स्टीम पे। तो स्टीम मतलब भाप। भाप जो होता है वो होता किसका है? तो वो होता है पानी का। ठीक है, और पानी क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया पानी के दो आंसर कि पानी जो है वो भाप है, गर्म करते हैं तो भाप में यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाती है और जनरली वो लिक्विड फॉर्म में होती है। बट अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में सुना है? एक ऐसा महाद्वीप जो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो वो जो महाद्वीप है, ठीक है, वो किससे बना है? बर्फ से। और बर्फ किससे बनता है? पानी से। और अगर कहीं और ना देखा हो तो फ्रिज खोल लो, पता लग जाएगा। ठीक है, वैसे मजाक कर रहा था, घटिया है पर एडजस्ट कर लो। ठीक, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि भाई जो अपना कोई भी पदार्थ है या पानी है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, बर्फ, पानी और वाष्प। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी जो वस्तु है उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे लाया जा सकता है? तो भाई बेसिकली क्या है कि वो जो चीज़ है ना वो ही पढ़ेंगे हम अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले कुछ टर्म्स आएंगी तो वो थोड़ा समझ लें क्या होता है। तो मेल्टिंग क्या होता है? मेल्ट मतलब पिघल जाना। कई बार वर्ड सुना होगा ना यार, चॉकलेट पिघल गई, चॉकलेट मेल्ट हो गई। तो वो यानी कि बेसिकली वो सॉलिड से क्या हो गई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो यानी आप कह सकते हो कोई भी ठोस जो है वो जिस तापमान पर पिघलता है उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है, जो बर्फ है उसका गलनांक है 273.16 केल्विन। एक बात ध्यान रखना, अगर 1 मार्क्स में पूछे बर्फ का गलनांक क्या, तो आंसर ये लिखना है। लेकिन अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना है, सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो हमें वैल्यू ये लेनी है। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे क्या है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर बर्फ का गलनांक पूछे तो 273.16 केल्विन, और अगर उसको कैलकुलेशन में यूज़ करना है तो क्या करेंगे? हम 273 लेंगे, 0.16 की वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे बर्फ पिघल रही है। अगर हम बात करें कि भाई देखो, कभी आपने नोटिस करना या घर पे अगर थर्मामीटर तो ट्राई करना, अगर पानी जो पिघल रहा है, ठीक है, उसमें अगर थर्मामीटर डालो तो आप देखना कि वहाँ पर जो है ना टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप सोचोगे यार बर्फ़ तो पिघल रही है, पानी बन रहा है, तो उसमें चेंज क्यों नहीं आ रहा? तो भाई वो चेंज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो अधिक ऊष्मा है, वो उसको किस चीज़ में काम ला रही है? तो वो ला रही है उसको पिघलाने में काम। ठीक है, जिस कारण उसका तापमान नहीं बढ़ रहा। तो ये जो इस प्रकार की जो ऊष्मा है उसे हम क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो आप कहोगे जब किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के दौरान जो अत्यधिक जो ऊष्मा होती है, ठीक है, वो जब उसका तापमान नहीं बढ़ता तो जो व्यर्थ जो ऊष्मा उसके अवस्था को परिवर्तन में प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और अगर वो समझ में नहीं आया जो मैंने बोला तो ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना। ठीक, उसके अलावा क्या है कि क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक होता है भाई कि भाई ऐसा पॉइंट जहाँ पर क्या होता है पानी जो है भाप बन जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक, और पानी का कितना है? तो 373.16 कह सकते हो या 373 केल्विन
कह सकते हो। समझ में आया? आगे चलते हैं। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो बेसिकली क्या है कि अगर जो ऊष्मा पानी को भाप में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाती है ना, यानी कि जैसे मान लो पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो 100 डिग्री के बाद पानी गर्म नहीं होगा, लेकिन क्या है कि उसके बाद पानी भाप बनना चालू हो जाएगा। तो वो जो ऊष्मा है जो उसको भाप बना रही है उसे हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। ठीक है। और यही कारण है कि जब पानी को उबालते हैं तो पानी के तापमान में वृद्धि नहीं होती, वो 100 डिग्री पर ही टिका रहता है। ठीक है। जबकि जो गुप्त ऊष्मा वो वाष्पीकृत कर देती है। और इसी कारण क्या है कि जो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि भाई गर्म उबलता हुआ पानी और भाप में से गर्म कौन अधिक होगा, तो आप कह सकते हो कि जो भाप है वो अधिक गर्म है। क्यों? क्योंकि उसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। और जो मोमोज है, मोमोज के अंदर भी यही टेक्निक यूज की जाती है। अगर उबलते हुए पानी में डालेंगे तो वो खराब हो जाएंगे, जबकि भाप का तापमान अधिक होता है जो उसको आसानी से पकाने में उसकी सहायता करता है। समझ में आया? तो बेसिकली आप शॉर्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर लिक्विड को अगर हम ठंडा करें तो वो क्या हो जाएगा? ठोस बन जाएगा। और ठोस को अगर गर्म करें तो वो बन जाएगा आपका द्रव। ठीक है। द्रव को गर्म करें तो गैस, ठीक है, और गैस को ठंडा करें तो वो द्रव। तो आप कह सकते हो ना, यहाँ से गैस से अगर ठंडा करा तो द्रव, द्रव को ठंडा करा तो ठोस, और यहाँ से अगर ठोस को गर्म करा तो द्रव, द्रव को गर्म करा तो गैस। समझ में आया? अगर हम बात करें ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि कपूर का डब्बा घर में लाया हो और आपने खुला छोड़ दिया हो? ठीक है। या कभी ऐसा हुआ है कि भाई नेपथलीन की गोली जो हम रखते हैं चूहे या कीड़े ना लगने के लिए बक्से में, ठीक है, वो कुछ समय पश्चात गायब हो गई हो? तो एक्चुअली में ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्या है, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है? ठोस से गैस में। ठीक है। तो इसी प्रकार की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि जो चीज़ें ठोस से सीधा किस में परिवर्तित हो जाए? गैस में, यानी वो बेसिकली द्रव ना बने। ठीक है। ठोस से गैस और गैस से ठोस, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल ये हैं, कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, और भी नेपथलीन की गोली हो गई। ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, आप देख सकते हो नेपथलीन की गोली ये रही, कपूर ये रहा। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का एक्सपेरिमेंट इस तरीके से होता है। समझ में? अगर हम बात करें दाब में परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो भाई देखो, अगर मान लो कि अगर किसी चीज़ के ऊपर हम दबाव डालें तो क्या होगा? उसके कण आपस में पास पास आ जाएंगे। ठीक है। जिसके कारण क्या होगा? जो गैस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। सिंपली अगर आपके घर में गैस चूल्हा है तो उसको हिला के देखना है, आपको ऐसा लगेगा कि उसमें क्या है? पानी है। ठीक है। और कई बार सुना भी होगा लोगों के मुंह से कि भाई गैस सिलेंडर के अंदर सिलेंडर वाला पानी भर देता है, पर सच्चाई पता है क्या है? कि उसकी नोजल ऐसी होती है कि उसमें पानी भर ही नहीं सकता कोई। ठीक है। इम्पॉसिबल है। तो फिर वो लिक्विड होता गया। तो वो एक्चुअली में क्या होता है, जब हम हाई प्रेशर में गैस को उसमें भरते हैं, ठीक है, टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। ठीक है। समझ में आया? तो वो लिक्विड क्यों होता है? तो भाई ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एक और चीज़ है जिसको अगर आप दबाओगे तो वो लिक्विड नहीं बनेगा बल्कि सॉलिड बन जाएगा। ठीक है। वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ड्राई आइस। ठीक है। अगर मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप टेम्परेचर डाउन करो, उस पर 1 एटमॉस्फेरिक तक का प्रेशर लगाओ, तो वो क्या होगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि वो जो है लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्टली सॉलिड, और सॉलिड से गैस बन जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। समझ में आया? जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसको शॉर्ट में याद करने का बेस्ट तरीका है ये। ठीक है। अगर आपको ये ट्रायंगल है तो आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देखना है? गैस से अगर द्रव बनता है उसे संघनन कहते हैं। ठीक है। यहाँ से इधर आना है तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। इधर से इधर जाएंगे तो वो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। यहाँ से इधर आएंगे तो ये भी ऊर्ध्वपातन। जाएंगे तो हो जाएगा आपका संगलन। ठीक है। और इधर से इधर आएंगे तो ये हो जाएगा जमना। ठीक है। तो ये सबकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। अगर ये एरो की ही हम बात करें, किसी भी एक को ले लेते हैं ज़रा। अगर मैं इस एरो की बात करूं, ठीक है, तो मैं वाष्पीकरण की डेफिनेशन कैसे लिखूंगा? तो लिखूंगा वह तापमान जब, वह अवस्था जब द्रव जो है गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण
कहते हैं? तो सिंपली आप कितनी डेफिनेशन आ गई, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली आपको सिर्फ एक छोटे से ट्रायंगल से 5 डेफिनेशंस पता लग जाएंगी। अब बात करें वाष्पीकरण क्या है, तो भाई बेसिकली ये क्या है, एक ऐसी सतही प्रक्रिया होती है जो क्वथनांक से कम तापमान पर होती है। ठीक है, यानी कि देखो क्वथनांक क्या होगा कि एक फिक्स टेम्परेचर होगा किसी भी लिक्विड का। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं पानी की बात करूँ तो पानी 100 डिग्री पे ही उबलेगा, उससे पहले नहीं उबलेगा। लेकिन अगर 100 डिग्री से पहले पानी भाप बन रहा है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी वाष्पीकरण कहलाएगी। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि वो जो है वो करता क्या है, तो वो आसपास की जो सतह है उससे एनर्जी लेता है, जिसके कारण वो क्या होता है, पानी जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फर्श में पड़ा हुआ पानी अपने आप गायब हो जाता है, प्लेट में पानी रखा हुआ कुछ देर बाद सूख जाता है, तो वो क्यों, क्योंकि वो वाष्पीकृत हो जाता है। अब भाई देखो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, छोटा सा लिखा हुआ है मैंने, इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, बस आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सतही क्षेत्रफल। तो भाई देखो अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, और अगर ये घटेगा तो वाष्पीकरण भी घटेगा। तो सिंपल से आप इसको याद रख लो कि अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, और अगर वो कम होती है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तापमान में भी यही सिस्टम है कि अगर तापमान बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, और तापमान को घटाओगे तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा, क्योंकि उससे गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, तापमान बढ़ाने से बढ़ जाती है और तापमान घटाने से घट जाती है। चौथा पॉइंट है आपका कि वायु की गति। तो वायु की गति में भी सेम यही चीज़ याद रखनी है आपको कि अगर वायु की गति अगर अधिक होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण भी कम होगा। अब आप कहोगे यहाँ पे 4 पॉइंट है और आपने चौथा कह दिया, तीसरा क्यों नहीं कहा, इसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बेसिकली ये जो 3 है ना सेम है। सेम कैसे कि तीनों में अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, और घटेगा, अगर वो चीज़ घटती है तो वाष्पीकरण भी घटेगी। जबकि आर्द्रता में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर आर्द्रता बढ़ता है, ठीक है, तो वाष्पीकरण घटेगा, और आर्द्रता घटता है तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। जैसे कि बारिश के मौसम के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है बारिश के मौसम में कपड़ों को सूखने में टाइम क्यों लगता है अधिक? तो भाई क्योंकि उस समय क्या होता है, वायु में नमी होती है, यानी आर्द्रता होती है, जिस कारण क्या होता है, कपड़े को सूखने में अधिक टाइम लगता है। गर्मियों में कपड़े क्यों जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मी में तापमान अधिक होता है। किसी धूल हवा भरे दिन में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि उस दिन वायु की गति क्या होती है, ज़्यादा होती है। कपड़े फैलाए हुए कपड़े जो है मोड़े हुए कपड़ों की तुलना में जल्दी क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि उनका सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप सीधे यहाँ से बना के लिख सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें कि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, तो भाई ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, रट लेना, चाहे यूटी हो आपके वो SA1 हो या फाइनल हो, कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन पक्का उठ के आएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है कि जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो वो आसपास की सतह से क्या करता है, एनर्जी ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ का तापमान क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ठंडक महसूस होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन आएगा ये कि एसीटोन अगर हम हाथ पर डालते हैं तो हमें ठंडक क्यों महसूस होती है, तो रीजन वही लिखना है, वो आसपास से क्या करता है, तापमान को अवशोषित कर लिया, जिसके कारण शीतलता महसूस होती है। पेट्रोल आ जाए तो भी ये आंसर आएगा। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड आ जाए और बोल दे आपको कि जो भाई हमें शीतलता क्यों महसूस होती है, तो बस उस लिक्विड का नाम चेंज करना है, द्रव का नाम चेंज करना है, बाकी आंसर सेम। उसके बाद आता है हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो भाई सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है, और पसीना सूती कपड़े क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और वो फिर वाष्पीकृत हो जाते हैं, और वाष्पीकरण से क्या होता है, हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है। ठीक है, उसके अलावा पानी छिड़कने का आ गया, तो पानी से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, उससे क्या होता है, ज़मीन ठंडी हो जाती है। डेजर्ट कूलर गर्मियों में अधिक ठंडा क्यों करता है, क्योंकि तापमान अधिक होने की वजह से क्या होता है, आप कह सकते हो कि वाष्पीकरण अधिक होती है, इसलिए क्या होता है, शीतलता भी अधिक होती है। मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, तो वही वाष्पीकरण, क्योंकि उसके छोटे छोटे छिद्रों से वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, आपसे बोला जा सकता है कि भाई अगर आप देखो गिलास के अंदर, ठीक है, अगर हम बर्फ़ रखें या कुछ ठंडक रखें तो उसकी सतह पर कुछ देर बाद पानी की बूंदें आ जाती है, क्यों? तो बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे ये डायग्राम देख रहे हो आपके, यहाँ पे पानी की बूंदें नज़र आ रही है आपको, ये होता है इसलिए क्योंकि हवा जब ठंडी होती है तो उसके अंदर जो मौजूद आर्द्रता होती है, नमी होती है, वो उसको क्या करती है, उस सतह पर
छोड़ देती है, जिसके कारण क्या होता है वहां पर जो है पानी की बूंदें हमें नजर आने। So guys, thank you for listening. Please like, share and subscribe our channel.